तो ठीक है, अभी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो कल डिस्कशन हुआ था, हमने पूरा बताया था गेट योर ड्रीम जॉब हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। वो हमने सारी स्टेप कल एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो सारी की सारी मैंने स्टेप फॉलो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है आपको एक हर दिन, मतलब आपको एक जॉब प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, वो मैंने एक थोड़ा थोड़ा हर स्टेप का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मेरा टारगेट है कि मैं हर हर स्टेप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, उसके बारे में मैं डिटेल में लिखूं, कैसे डिटेल में बताऊं, कैसे मैं हर डिटेल में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें समझना चाहिए, क्या डीप में जाने की जरूरत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, मेरा नाम जैसे एज यूजुअल मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आईआईटी रुड़की एलुमनाई हूँ और मुझे 12 साल आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करते करते हो गया है। और मैं मल्टीपल मल्टीपल कंपनियों में और मल्टीपल डोमेन्स में काम कर चुका हूँ, जैसे ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, टेलीकॉम हो गया। इस टाइप से हम मल्टीपल कंपनियों में काम भी कर चुका हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने दोनों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं अपने आप को इसके लिए लायक समझता हूँ कि मैंने सोचा शायद ये वीडियो बनाने से किसी की हेल्प हो जाए। यहाँ पर मैं अब स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक वही है, हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब। अब आज के लिए मैं एक टॉपिक में डीपली जाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो एक टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्यों, ये क्यों जरूरी है? ये स्टार्टिंग पहला कदम है। अगर आप आईटी और सॉफ्टवेयर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला कदम है कि आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीपली आना चाहिए विथ ऊप्स कॉन्सेप्ट, उसकी इंटरनल वर्किंग, इंटरनल कैसे वो लैंग्वेज काम करती है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होती है, कंपाइल कैसे होती है, या आपके इंटरप्रेटर लैंग्वेज है तो इंटरप्रेट कैसे होती है और कैसे एग्जैक्टली रन होती है सिस्टम पे हमारे पास। कहाँ पर रैम एलोकेट होगी, कैसे मेमोरी लोकेशन होगा, कैसे सीपीयू में होगा, सारी चीजें हमें डिटेल में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ भी जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझो उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में आना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में जो आज का जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे ही हो रहा है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम ज्यादातर ऊप्स पढ़ते हैं और ऊप्स का उपयोग भी करते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। इस टाइप से हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे फंड बिल्ड और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी आप एक लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो, उसको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। चाहे वो चाहे वो आपकी सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट, या फिर नोड जेएस भी हो सकता है, रिएक्ट जेएस भी हो सकता है। ऐसी कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लो, उसको पढ़ लो। एक पढ़ने की जरूरत है, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपका एक भी यही काम चल जाएगा, क्योंकि जो कंपनी आपसे जो डिटेल में पूछेंगी वो ज्यादातर कोई एक लैंग्वेज पकड़ लोगे, आपसे पूछेगी आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल हो। आप बोल सकते हैं मुझे सी सी प्लस प्लस आती है, या जावा आती है, या पाइथन आती है। तो इंटरव्यूअर सामने वाला उसी से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अब तुम देखना, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है ना, हर लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट, चाहे आप सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, या जावास्क्रिप्ट ले लो, सभी में होंगे आपके पास। सभी में क्लास होगा, सभी में ऑब्जेक्ट होगा, सभी में, और जो फोर पिलर ऑफ द ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो होंगे सभी लैंग्वेज में, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बनी सेम पैटर्न पे है। इसलिए आपको उस लैंग्वेज को डीपली पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जो मेरा फेवरेट लैंग्वेज भी है, मैंने अपने कॉलेज टाइम भी पढ़ी थी उसको और कंपनियों में भी यूज किया है।
आज का मेरा टारगेट कि जैसे सी प्लस प्लस अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जैसे जो इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछ पूछ लेते हैं लोग कि आप ये बताओ, फोर पिलर ऑफ ऊप्स। ऊप्स का फुल फॉर्म जानते होंगे हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो क्या क्या फोर पिलर हैं? तो फोर पिलर जो हमारे बेसिकली यहाँ पर हैं, अगर हम यहाँ पर फोर पिलर की बाइट लिखें तो ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये जरूर पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछे पूरा, हो सकता है इसे ऐसे ही नहीं पूछा जाए, वो घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, वो पूछ ले ऊप्स क्या होते हैं, ऊप्स में क्या क्या आता है, ऐसे भी कोई क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है। तो जैसे मैंने बोला था, ऑब्स्ट्रक्शन, इनकैप्स इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये आपके फोर पिलर है। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, ये सभी फिक्स में रहते हैं। इस टाइप के आपसे पूछा जा सकता है। फिर वो कोई बंदा डिटेल में जा सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ सकता है, अच्छा ये आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटर व्हाट व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और लाइक यूसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सी सी प्लस प्लस में फेमस क्वेश्चन है अब्स्ट्रक्ट बेस क्लास क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में एबीसी क्लास भी बोलते हैं। अब्स्ट्रक्ट बेस क्लास क्या होती है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या जरूरत पड़ी है, क्या नीड होती है हमारे पास, ये सारी चीजें हमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछी जा सकती हैं। तो आप उसकी वर्किंग कैसे काम करती है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है तो कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी एक लैंग्वेज है, आपको लगता है पाइथन पढ़ना है तो पाइथन पढ़ लो, आपको लगता है सी प्लस प्लस पढ़ना सी प्लस, जावा पढ़ना है तो जावा पढ़ लो, ठीक है। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिटेल में कैसे जाना है। जैसे मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। कॉलेज के बाद जॉब करने के बाद मैं शायद पहली दूसरी कंपनी चेंज करने के लिए मैं हैदराबाद गया। तो हैदराबाद में मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। काफी बड़ी यूएस बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है, सिक्योरिटी की कंपनी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वो कंपनी का मेरा फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, फाइनल जब वीपी राउंड हुआ, जो हायर मैनेजमेंट से जो फाइनल डिसीजन मेकर था, वो मेरे पास आया। उसने एक सिंपल सा मुझे पूछा, अच्छा ये बताओ, और मैं सेम क्वेश्चन पूछा, ऊप्स क्या होता है। मैंने उसको बता दिया कि ऊप्स में क्या क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्लासेस होती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, क्या हमें नीड पड़ी है, क्या इसके फोर पिलर है, क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, सारी चीजें मैंने उसको बता दिया विथ एग्जाम्पल सब कुछ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है, इस टाइप से डिटेल में बता दिया, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा रखा था। कॉलेज में अपने स्टीफन पराठा जो बुक है, उससे हमने सी सी प्लस प्लस सॉरी सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से पढ़ी रखी थी। सी मैंने लेटेस्ट लेटेस्ट सी बुक है एसमन कर्नेटर की, उससे पढ़ रखा था। तो सारी डिटेल मैंने उसको बताया। फिर वो मुझसे पूछता है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, वो बोलता अरविंद तुमने ये तो अच्छी बात है, तुमने अपने टेक्नोलॉजी वाइज सब कुछ अच्छे से बता दिया, मुझे थोड़ा सा ये चीज बताओ, अगर आपको यही जवाब आपको 8 क्लास के स्टूडेंट को देना होता, सोचो जो 8 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, आपको उसको ऊप्स कॉन्सेप्ट समझाना होते,
तो आप कैसे समझाते उसको? मैंने बोला वेल एंड गुड। मैंने थोड़ा 2 मिनट देखो ध्यान रखना है, या इंटरव्यू देते वक़्त मैं टिप्स बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली तुरंत के तुरंत जवाब मत ही दो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके गलत होने की। अगर आपने जल्दी से जवाब दे दिया, बहुत क्विक जवाब दे दिया, तो इंटरव्यू के दिमाग में एक थॉट चली जाएगी, यार इसको तो ये रटा-रटाया था। इसने तो अपने इसमें दिमाग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है इस बंदे को। तो आपको हमेशा ये तय करना है, आपको हमेशा ये डिसाइड करना है कि आप थोड़ा-सा 2 मिनट का टाइम ज़रूर लें। 2 मिनट नहीं लेना तो आप 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम लें, सोचें। कॉपी विद पेपर के साथ सोचें। जो पॉइंटर हैं, उन पॉइंटर को आप कॉपी पे लिख लें। जब आपके माइंड में एक इमेज क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ, कैसे-कैसे स्टेप बताने वाला हूँ, वो सारे स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। मैं जैसे जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने पढ़ाने के लिए पहले अपना कॉपी पे लिखा, इस पे काफ़ी रिसर्च किया, और मैंने लिखा, अपने एक बुक भी लिख रहा हूँ इस सेम टॉपिक पे कि गेट योर ड्रीम जॉब। उसमें मैं सारे टॉपिक ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब मैं यहाँ पे आप पे बोल रहा हूँ, अगर मैं रैंडम भी बोलूँगा ना, तो हो सकता है कहीं का कहीं कुछ बोल रहा हूँ, तो इस टाइप से। तो मेरा यहाँ पर एक इंटरव्यू टिप्स है, आप 2 मिनट, 1 मिनट कम से कम ज़रूर सोचें, पॉइंटर अपने कॉपी पे लिखें, फिर ही आंसर दें आपको। तो मैंने उसको समझाया, एक मेरे माइंड में आया, एक एग्जाम्पल आया कि क्योंकि एक 8 क्लास के स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा सकते हैं। तो मैंने उनको सर को बोला कि सर, अगर 8 क्लास का स्टूडेंट है, तो उस बच्चे को ये तो व्हीकल पता होगा, ठीक है? व्हीकल फॉर एग्जाम्पल जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, अ, इस टाइप से व्हीकल तो पता होगा। बोलने बोले हाँ, ये तो व्हीकल पता होगा क्योंकि 8 क्लास में उसे अच्छे से पता है, क्योंकि वो आता भी है, बस से जाता है स्कूल से, इस टाइप से। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो वो ने बोला ठीक है, तो फिर मैंने बोला मैं आपको समझा उसको इसीलिए समझा सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया, कि कैसे जवाब दिया मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? कि मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो मैंने बोला कि सर, हमारी एक व्हीकल क्लास होगी, क्लास का नाम होगा, एक व्हीकल क्लास होगी, ठीक है? अब ये पेरेंट क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी ये? पेरेंट क्लास होगी। पेरेंट क्लास में एक व्हीकल में एक चीज बताओ, क्योंकि पेरेंट क्लास जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज कॉमन है, इनहेरिटेंस का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कोड की जो रीयूजेबिलिटी है, कोड को हमें सेम कोड को बार बार ना लिखना पड़े, हम जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको यूज कर लें, कुछ इनहेंसमेंट करना, हम वो अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करें, उस चाइल्ड क्लास को हम एक्सपोज करें क्लाइंट को, या जो भी हम क्लाइंट को एक्सपोज करना चाहते हैं उस क्लास को हम एक्सपोज कर दें। ना कि हम अपने जो बार बार पूरा कोड लिख रहे हैं, तो इससे क्या है ना, डुप्लीकेसी ऑफ कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एफर्ट भी बढ़ जाते हैं, और एफर्ट के साथ साथ हमें टेस्टिंग भी करना पड़ता है कि हमें टेस्ट कैसे करें। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने बोला सर, ये पेरेंट क्लास होगी, जैसे उसमें उसका नाम होगा नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हील, ठीक है? लाइक पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन के अलावा जैसे कि कुछ कॉमन चीजें हों, ठीक है? नंबर ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि व्हीकल क्लास है, हर हर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी होती है कि इसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, 60 लोग बैठ सकते हैं, 20, जैसे कार की है 4 to 5 7 सीटर कार आती है, 8 सीटर कार होती है, इस टाइप से हम उसमें हर कैपेसिटी होती है। इसी टाइप से हमने कुछ वो 2 4 पैरामीटर उसको बताए कि ये हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, क्या होंगे, ये एट्रीब्यूट। अब उसके अलावा, एट्रीब्यूट के अलावा, उसके में मैंने उसको बोला कि सर कुछ क्या होते हैं क्लास के अंदर, फिर उसके बाद क्या होगा, क्लास फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर मैंने फंक्शंस बताया उसको क्या क्या होगा।
कि रन एक कॉर होगी, मैक्स स्पीड होगी, कितनी स्पीड से जा सकता है, ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे कुछ उसको 4-5 फंक्शन बताए हमें। ठीक है, ये सब बताने से उसको समझ में आ गया कि हाँ ये, अब मैंने बोला एक चाइल्ड क्लास आपको बनाना है। चाइल्ड क्लास, दूसरी क्लास का नाम होगा, ठीक है, दूसरी क्लास का नाम हो गया, मानना बोला कार क्लास बनाना चाहते आप, कार होगा, और इसको इंपोर्ट किसको कर लो, व्हीकल क्लास को। तो व्हीकल क्लास की सारी प्रॉपर्टी हो गई, कार में जो स्पेशल होती है वो कर लो, और जिस चीज को ओवरराइट करना है वो ओवरराइट कर लो। तो उसे समझ में आ गया, कन्वेंस हो गया। तो ये मैं क्यों जवाब दे पाया कि मैंने डीपली 2 मिनट सोचा, 8वीं क्लास के बच्चे को मैं कैसे उस कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर किया कि कैसे उस कॉन्सेप्ट का जवाब देना है, विद एग्जांपल देना है, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आप डायरेक्ट इस टाइप से बोलोगे तो हो सकता है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, लेकिन उतना अच्छा कन्विंस ना हो जितना विद एग्जांपल के कन्विंस हो सकता है। तो मुझे होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीपली क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्यों उस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। और जो छोटे छोटे, तो देखो, जब मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है, क्या इफ होता है, क्या एल्स होता है, क्या अगर सी सी प्लस पे तो सी एन आउट कैसे काम करते हैं, कैसे ये आईओस्ट्रीम डॉट क्लास, आईओस्ट्रीम डॉट एच कोई पूछ लेता है, अच्छा ये बताओ आईओस्ट्रीम डॉट एच क्यों यूज करते हो। तो ये आपको फंडामेंटल बेसिक पता होना चाहिए, ना कि आप बस कोड लिख दें और रन करें। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट होने वाले हैं, आप एक डिग्री प्राप्त कर ली है आपने, या डिग्री प्राप्त करने वाले हैं, आपने आपको एक सर्टिफाई बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, या कंप्यूटर साइंस सर्टिफाई हूं मैं। तो आपको सारी चीजें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें डरने की जरूरत कुछ नहीं है, धीरे धीरे चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ यार देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कभी, थोड़ा सा एक मेरा ग्रुप अच्छा था ऊपर वाली कृपा से, जैसे मैं बताता हूँ आईआईटी में थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, क्योंकि वहां पर मेरे पास क्या काम था, सुबह जगना है, तैयार होके ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट मिलता था, अपने वहां पर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के पूरी क्लास करना, फिर से लंच किया मेस में, लंच करने के बाद थोड़ा अगर आराम करना तो ठीक है, अदरवाइज फिर से हम लाइब्रेरी पहुंच गया, और लाइब्रेरी में वहां बैठ के पढ़ाई कर रहा है। 3-4 लोगों का ग्रुप होता था, बुक्स भी अवेलेबल है, लैपटॉप भी, कंप्यूटर, इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल रहता था। तो हमारा जो ग्रुप था वो बहुत अच्छा बना था, और हमें अच्छी अच्छी बुक्स भी प्रोवाइड करा दी गई, जैसे स्टीफन पराठा है, यूएस के राइटर की बुक है, स्टीफन पराठा उसका नाम है राइटर का, C++ बाई स्टीफन पराठा। उस बुक को मैंने पढ़ा, उससे इतने बेस्ट, लेकिन बहुत मोटी बुक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम 1 साथ वॉल्यूम 2 भी आता है उसका, उसको मैंने पढ़ा, उसमें मेरे सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। वही सेम कॉन्सेप्ट आज भी मेरे काम करते हैं, और आज भी मैं उनको समझता हूं अच्छे से, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो हम, आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, तो मैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लर्न कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल। क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूं, या सर्टिफाई हूं, या मैंने पढ़ रखा है, तो आपको जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो 6-7 सब्जेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से, गिनती के 6-7 सब्जेक्ट हैं, उन 6-7 सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूं, कोई एक लैंग्वेज, सी प्लस प्लस पढ़ लो, डीएसए पढ़ लो, डीएसए का फुल फॉर्म डिस्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ लो, एक, दो, तीसरा आप क्या पढ़ लो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो, तीसरा आप, चौथा आप पढ़ लो डेटाबेस, यहाँ पर लिखा है एक, पांचवा मिसिंग एसक्यूएल, यहाँ पर मैं बोलूंगा डेटाबेस प्लस एसक्यूएल कर लो आप। ठीक है, और थोड़ा सा छठवां सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का बेसिक आइडिया ले लो। आप जब ये 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं,
कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी में अब इंटरव्यू, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उबर हो, एप्पल हो, कोई भी फेसबुक हो, मेटा की कोई भी ब्रांच हो, और चाहे इंडिया के कोई भी कंपनी हो, यूएस की कोई भी कंपनी हो, अगर आपको ये 6 सब्जेक्ट आते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सभी इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल हो। 90% आप संभावना है कि उन इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। हाँ, हो सकता है कि कभी 1 राउंड, 2 राउंड में नहीं क्लियर हो पाए, तो आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएँगी और उनको दोबारा से रिपीटिशन करके, अपनी वीकनेस पता करके, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे इन्हीं 6 सब्जेक्ट से पूछे जाएँगे। आप इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेरा जो मानना है या जो मेरा मैक्स एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, 12 साल बहुत बड़ा नंबर होता है कि जो मैंने 12 साल इस इंडस्ट्री को दिया है। तो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, आज भी मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनने पढ़ तो रखी हैं चीज़ें, लेकिन आगे का मिशन और विज़न ही क्लियर नहीं है कि हमें कहाँ अप्लाई करना है, कौन से पोर्टल पे बनाना है अपनी प्रोफ़ाइल, naukri.com पे कैसे प्रोफ़ाइल बनाना है, रिज़्यूमे में क्या-क्या लिखना है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएँ, आप उनको वैल्यू समझें और वो आप ये भी समझने की कोशिश करें कि आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसको यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी, मैं देखता हूँ क्यों पढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, एसक्यूएल और नेटवर्किंग, ये थोड़ा वर्जन कंट्रोल तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाओगे, क्योंकि आज की डेट में हर कोई गिटहब गिटहब यूज कर रहा है या बिटबकेट यूज कर रहा है, जो सेंटर रिपोजिटरी है जहाँ पर पूरा कोड पब्लिश करते हैं, वो हम यूज कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले लेते हैं, क्यों हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ने की जरूरत है, क्या है इसकी, हम क्यों बोलते हैं इसको कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म आपका क्या होता है, अब बताइए। जैसे सभी लोग जानते हैं, या तो हम विंडो पे रन कर रहे होंगे, या फिर हम लाइनक्स पे रन कर रहे होंगे, या मैक पे, जैसे मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो उन प्रोग्राम को चलाने का जो प्लेटफॉर्म है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है? चाहे आप, जैसे लोग बोलते हैं एडब्ल्यूएस इंफ्रा ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रा ले लो, ओरेकल का ले लो, सारे के सारे कोई ना कोई उस प्लेटफॉर्म पे तो रन ही हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हमारा प्रोग्राम रन करता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कैसे सीपीयू मैनेजमेंट करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहलाता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस चल रही और तो सीपीयू को लोड करना है, तो हमारा, हम जानते हैं, शेड्यूलिंग होती है कि कैसे उस सभी प्रोसेस को बेसिस ऑफ द एल्गोरिथम के राउंड रोबिन है या सिक्वेंसली है कि 1 बाय 1 सीपीयू मिलता जाएगा, या बेसिस ऑफ द कितना टाइम ले रही उस प्रोसेस के हिसाब से मतलब उस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। वो सारी चीजें हमें कौन करता है, कौन प्रोवाइड कराता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो मेमोरी एलोकेशन की बात करता है वो कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, स्वैप मेमोरी क्या होती है, ठीक है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेडलॉक, व्हाट इज द डेडलॉक, ऐसे पूछ लेते, कंडीशन ऑफ कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, लाइक स्वैप मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप से आपको बेसिक, जो फंडामेंटल ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए चीजें। क्यों जरूरत है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड क्या होती है,
तो आपको एक बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा कि यार आपको एक प्रोग्रामिंग तो आप कर लेते हो, आपको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या होती है और थ्रेड कैसे काम करती है। तो आपने सच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रखा है क्या? क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सच में कॉन्सेप्ट जानते हो आप? क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप रियली में जानते हो? तो सामने वाले को डाउट हो जाएगा अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा। तो इस केस में अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको क्लियर बोलो, सॉरी सर मुझे नहीं पता, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप घुमा फिरा के जवाब दो, क्योंकि आप पकड़े जाओगे। क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है, आपसे सीनियर होता है, आपसे ज्यादा जानकार होता है, उससे आपसे आपसे ज्यादा पढ़ा होता है, सारी चीजें उसको पता होता है। तो आप सोचो कि मैं उसको मूर्ख बना दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा ना आज की दुनिया में हुआ है कभी, ना कभी होगा। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर 70% पता है, 30% इधर उधर कर रहा है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30% पता है 70% आप घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाला तुरंत आपको मना कर देगा। तो मैंने बताया क्यों पढ़ना जरूरत है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा आता है क्या, डेटाबेस। तो मैं बताता हूं कि डेटाबेस पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं डेटाबेस की क्यों जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हो, जब कॉलेज में होते हैं तो आप प्रोग्राम को रन करते हैं, तो रन करते वक्त क्या होता है, आप इनपुट भी कीबोर्ड से ले रहे होते हैं और आउटपुट भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होता है। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता आपका इनपुट की कोई वैल्यू नहीं रहती और आउटपुट की कोई वैल्यू नहीं रहती और वो इरेज होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चला जाता है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये तुम्हारे टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है। टेम्परेरी मेमोरी में कैलकुलेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब रैम में हो रहा है सब कुछ। रैम वोल्टेज मेमोरी है, मतलब इरेज हो जाता है जैसे प्रोग्राम खत्म होता है। तो हमें सारी चीजें अब ऐसे तो रियल लाइफ में जो कंपनी होती है वो तो ऐसा नहीं कर रही होती कि छोटे छोटे प्रोग्राम कर आपको दिखा दिया सब कुछ हो गया, नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं पूरा डेटा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो आउटपुट होता है वो आउटपुट शो करना पड़ता है। जो कहीं से इनपुट ले रहे हैं वो भी कोई बल्क में इनपुट होता है, ऐसा नहीं है कि दो चार इनपुट आपने इंटर करा दिए, वो सारी चीजें के बल्क में होती हैं आपको। ये सारी चीजें आपको करने के लिए आपको परमानेंट स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए जैसे तुमने फाइल सिस्टम भी पढ़ा होगा, तो फाइल सिस्टम भी परमानेंट स्टोरेज है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही स्लो होता है। क्या क्या होता है, फाइल सिस्टम बहुत ही स्लो होता है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारे पास जो स्पीड आज की डेट में सारी चीज हमें फास्ट चाहिए, तो फाइल सिस्टम को हम नहीं कर सकते यूज। उसका रिप्लेसमेंट है परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या चाहिए रहेगा, हमें डेटाबेस की जरूरत है। तो आप डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जैसे लाइक फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड, ठीक है, वॉइस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ए तुम्हारे सारी चीजें कैसे होती हैं वो आपको सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। दूसरे जैसे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, आप पढ़ के जाओ, जरूर पूछा जाएगा। एक होती है एसेट प्रॉपर्टी, ये जब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस यूज करते हैं आप, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस का मीनिंग है कि आप मेरे अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो मेक श्योर कि मेरा अकाउंट से अगर पैसा कट गया तो दूसरे अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी भी कारण से अगर वो नहीं पहुंच पाए तो रिवर्ट बैक मेरे अकाउंट में विद इन टाइम लिमिट हो जाना चाहिए। ऐसी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एसेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एसेट का मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, और हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको ये सारी बेसिक चीज पता नहीं होंगी डेटाबेस की, डीबीएमएस की, सॉरी, हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर आपको पता नहीं होंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वाले को आपसे काम कराना है कंपनी में हायरिंग करते वक्त। तो ऐसा कोई कोड नहीं होगा 99% जिसमें डेटाबेस का यूज नहीं हो रहा होगा या कहीं से डेटा आ नहीं रहा होगा, क्योंकि बिना डेटाबेस के कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कभी कभी कोई मोंगोडीबी यूज कर लेता, माइस्क्ल यूज कर लेता, इस टाइप से जरूर हो सकता है। तीसरा मैंने यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एसक्यूएल, क्लीन करके यहाँ पर लिखता हूँ, आपको एसक्यूएल की पढ़ने की
जरूरत है, क्योंकि डेटाबेस तो स्टोरेज के काम आ गया, ठीक है, स्टोर कर देंगे हम, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसमें डेटा स्टोर कैसे होगा, डेटा को गेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, जो CRUD ऑपरेशन होती है ना, CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो जो CRUD ऑपरेशन है वो कैसे होंगे, क्या करेंगे, वो किसके द्वारा हो सकती है, उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो क्या कहलाती, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको एसक्यूएल पता होना चाहिए, क्यों पढ़ने की जरूरत है, बिना एसक्यूएल के आप डेटाबेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप जब कोड लिखते हैं तो उसमें एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो, उस एसक्यूएल क्वेरी की वजह से आपको डेटा गेट कर पास है, डेटाबेस डिलीट कर, डेटाबेस से कुछ डेटा डिलीट कर पाते हो, डेटाबेस से अपडेट, डेटाबेस में कुछ अपडेट क्वेरी चला पाते हो, और डिलीट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, और क्रिएट भी, आपको कुछ नया डेटा क्रिएट भी करना है तो वो एसक्यूएल क्वेरी की वजह से ही, उसकी सहायता से आप डायरेक्ट डेटाबेस में क्रिएट कर पाते हो, ना कि आप डायरेक्ट डेटाबेस को कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एसक्यूएल पता होना चाहिए किसी कंपनी में काम करने के लिए। तो जैसे कि एसक्यूएल के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कभी कभी जो एसक्यूएल के बेसिक क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ऐसे कुछ नाम है, जैसे आईडी में मान लो 205 है, अरविंद है, डिपार्टमेंट टेक हो गया, सैलरी में बोल लो 50K हो गई, 50,000 हो गई, ठीक है। ऐसे 209 है, राम है, सेल्स है, 20K हो गए, ऐसे करके बहुत सारा डेटा इसमें दिया है। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ कि उस बंदे की डिटेल दे दो जिसकी सेकंड लार्जेस्ट सैलरी है, मतलब पूरी कंपनी में जो सबसे ज्यादा सैलरी प्राप्त करने से के बाद जो सेकंड वाले का बंदा है, सेकंड वाले नंबर पे जो नंबर बंदा है उसकी डिटेल प्राप्त कर दो। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी पे कितना खर्च करता है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रुप बाई भी लगाना पड़ेगा कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, उसमें पूरा सम हो जाएगा, और सम होके आपके सामने दिख जाएगा कि एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में कितना सैलरी खर्च कर सकता है। ओके, कभी कभी ऐसे बोल दे कि ऐसा डिपार्टमेंट बताओ जो 10 लाख से ज्यादा सैलरी पे खर्च करता हो पर मंथली, इसमें क्या लगेगा, ग्रुप बाई प्लस हैविंग क्लोज। तो हमारे पास एसक्यूएल की सारे, जैसे हमारे पास एसक्यूएल में ऐसे ज्वाइंस पता होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, राइट ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप कर सकते हैं। लिमिट ऑफसेट तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए, लिमिट हो गया, ऑफसेट हो गया। अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको बैठें, कोई बुक उठाएं, ऑनलाइन देख लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, गूगल पर सर्च करें, और सिस्टमेटिकली मैं बोलूंगा कि आप इनको पढ़ लो, क्योंकि इतना टफ नहीं है। आप, मुझे लगता है एसक्यूएल अगर 1 महीने अच्छे से पढ़ोगे और उनका प्रैक्टिकल यूज करना स्टार्ट करोगे, आप उन क्वेरी को रन करके देखोगे अपने टेबल पे, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। होपफुली यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई, एसक्यूएल क्यों पढ़ना है ये शायद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना ज्यादा मुझे दिमाग जाना देखनी है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है, एग्जाम दिए हैं, उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। कभी कहीं इधर उधर देखते या भटकते कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूछ सकते हैं। मुझसे 1-2 इंटरव्यू में पूछा गया कि जैसे आप, मैं बोलूं Amazon.com, या फिर मैं जैसे Aravind खोलता हूं, अगर मैं Amazon.com या Aravind खोलता हूं तो जो यूआरएल है, यूआरएल में डेटा कैसे आता है, कैसे क्या करता है, जैसे कि आपका सबसे पहले ये राउटर पे रिक्वेस्ट जाएगा, राउटर नियरेस्ट राउटर को पास जाएगा, जो सेंट्रल राउटर होगा, जैसे एक होता है ना, एक सेंट्रल राउटर होता है, उससे बहुत सारे राउटर निकले रहते हैं,
उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं एयरटेल यूज कर रहा हूँ, तो एयरटेल के पास जो होगा वहाँ से एक एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग आईपी निकलेगा, उस आईपी से डेटा सर्व होगा। इस टाइप से थोड़ा डिटेल में पूछे, कभी मैं पूछा जाने लगा तो बताना है, थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल होपफुली सबको पता है कि गिट कमांड है, उनको आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है, क्या क्या कमांड होती हैं, जैसे कि आपको ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, कमिट कैसे करना है, और पुश कैसे करना है कोड को, और एक ऐड और होता है। अगर कभी कभी कोई गलत कोड पब्लिश हो गया तो रिवर्ट कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीजें हो पता चल जाएंगी, ये पता है, तो डेफिनेटली आप बेटर इंटरव्यू परफॉर्म कर पाओगे। आपके नॉलेज आपका इंटरव्यू के सामने झलकेगी, आपको दिखेगी, ज्यादा आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और एक मास्टर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों पढ़ना चाहिए, आप एक बार देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। नहीं पता है तो मैं बोलूंगा, देखो, मेरा एक दोस्त बोलता है, नाम अनु कुमार मौर्य है, भोपाल का है, मेरा अच्छा दोस्त है। तो उसने मुझे एक फेमस लाइन, आज से हो गई 5-6 साल पहले, एक फोन पे बात करते करते बोला था कि अरविंद, इस चीज का वेट मत करो कि हम कब जागे, आप जब जागे जब ही सवेरा है, उसी समय से आप काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी इंसान कभी भी लेट नहीं होता है। आप जिस दिन जागे उस दिन से आप काम करना स्टार्ट करो। आप सोचो, जो वर्जन नन है ना, एक वर्जन वर्जन नन मर्जन नन से वर्जन जीरो बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। तो आप, अगर आज पता चला है, आज ही चीजें पता है, तो आज ही से स्टार्ट कर दो। ज्यादा सोचने समझने या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। होपफुली, अगर कुछ भी तब भी अगर कोई डाउट है तो मेरे 9871533384 अरविंद, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लें, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, जितना मुझसे हेल्प हो सकता है वो हेल्प करने के लिए मैं ऑल बी रेडी हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए वंडरफुल डे, मोर पावर टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।